हेलो दोस्तों, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीसीसी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो आता है वैकेंसी, उसके हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। ये जो है एग्ज़ाम डेट कब हुआ था, तो 9 जून 2019 यानी 2019 का क्वेश्चन है। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, कंटिन्यू वीडियो अपलोडेड चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जो है डेली अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो टेक्निकल से संबंधित और कोई वैकेंसी अगर जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सेकेंडरी फोर्स फ्लक्चुएट एट, तो सेकेंडरी फोर्स फ्लक्चुएट करेगा एट कितना पे, तो यहाँ पे बताइए आंसर जल्दी से कि ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी, ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी, 4 टाइम्स द रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी, हाफ द रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे यूपी वाले बच्चे हैं या तो कोई भी बच्चे हैं, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में लेके आए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, तो बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा आंसर? बी नंबर, बी ऑप्शन होगा, ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रिक्वेंसी। मतलब सेकेंडरी फोर्स जो होता है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये क्या रहता है, ये सिलेंडर हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, पिस्टन लगा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, आगे पीछे जो है मूव करता है जब पिस्टन, तो यहाँ पे क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स जनरेट होता है। अनबैलेंस फोर्स जो होता है दो तरह का होता है, यानी टोटल इंटरनल फोर्स जो होगा, इनर्शिया फोर्स कितना होगा, दो तरह का होगा, प्राइमरी फोर्स प्लस सेकेंडरी फोर्स होगा। प्राइमरी फोर्स जानते हैं क्या होता है, प्राइमरी फोर्स होता है एम आर, एक सेकेंड, क्या होता है प्राइमरी फोर्स, एम आर, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर हो गया इंटू कॉस ओमेगा टी, प्लस होता है फिर क्या, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे एल इंटू कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये जो होता है सेकेंडरी फोर्स होता है, और ये पे यहाँ जो हो गया ये प्राइमरी फोर्स कहलाता है। तो ये सेकेंडरी फोर्स जो होगा इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, प्राइमरी फोर्स के 2 टाइम्स होता है। तो इसलिए का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि ट्वाइस द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बीएसएससी में पूछा हुआ है, इसरो बीएसएससी में, तो इसको करके जाइए। जब भी एग्ज़ाम है आपका इसको कर लीजिए, तो बहुत क्वेश्चन रिपीट भी कर जाता है, तो इस कारण से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है लिखा हुआ कि वेंचुरी मीटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, वेंचुरी मीटर किस बेसिस पर वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूटन्स प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौली प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जानते होंगे वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वेंचुरी मीटर पे बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, आप ये देखिए। अच्छा, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, वेंचुरी मीटर का डिस्चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज का क्या हो जाएगा फार्मूला, डिस्चार्ज का, तो डिस्चार्ज का फार्मूला होगा क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज। ऐसे क्यू क्या होगा, यहाँ पे जानते हैं कि सी डी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, क्यू एक्चुअल बटे क्यू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज हमको निकालना है, तो क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल हो जाएगा। क्यू थ्योरेटिकल कितना होता है, देखिए। तो यहाँ से आ जाएगा आपका बराबर हो जाएगा क्यू एक्चुअल बराबर कितना हो जाएगा, सी डी आई इंटू A1 इंटू A2 और बटे क्या होगा, रूट अंडर A1 के स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर इंटू √2G और H होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि वेंचुरी मीटर किस बेसिस पे वर्क करता है, तो बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कौन सी पे वर्क करता है, बर्नौली प्रिंसिपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आऊँगा डेली, तो आज भी 20 क्वेश्चन लिए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन लूँगा। इस तरह से जो है आपका पूरा ख़त्म होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इन थर्मोडायनेमिक ये प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज। तो क्या होगा, मतलब इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा। तो इसका क्या होना चाहिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से सोचिए अपने मन में कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, मतलब क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होगा जिसमें कि क्या कर रहा है मेरा क्वेश्चन, कि सिस्टम अंडर को सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करेगा, मतलब वैसे कौन सा ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जानते होंगे, वेरी स्लो प्रोसेस होता है, वेरी एकदम स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होगा, तो उसको कहेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा, सारा चीज़ जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। और उसके बाद आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसमें भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट तो मेंटेन कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत इतना स्लो होता है कि बहुत स्लो ही प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि क्या होना चाहिए, मतलब एक तरह का समझिए कि थ्योरेटिकल प्रोसेस है। क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा, कोई लॉसेस नहीं होगा, तो क्या होगा इस तरह का, ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब आता है तीसरा ऑप्शन है इरिवर्सिबल तो कब होगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस होगा जिस कारण इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद है पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन, 1 और 2 हो जाएगा। चलिए हो गया यहाँ तक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए पाथ इज, कह रहा है कि वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाथ वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है। वर्क इज एरिया अंडर कर्व इन पीवी डायग्राम। वर्क एंड हीट आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल। क्या होता है, कंप्लीटली इंटरचेंजेबल होता है। बताइए जल्दी से, सोचिए मन में क्या होगा, जल्दी से क्या हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। वर्क क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होता है। वर्क इज क्या होता है, आप जानते हैं हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्क इज तब पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हो जाएगा पहला। उसके बाद तो दूसरा तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्या बात करेंगे, तीसरा में क्या है, वर्क इज एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाते होंगे, कोई भी साइकिल ले लीजिए आप, या मान लीजिए कि हम ले लेते हैं डीजल साइकिल में क्या होता है, पहले कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिजेक्ट होता है। तो इस तरह का हो गया, इसको कहेंगे डीजल साइकिल में क्या होगा, देखिए जाइए, तो इसका जो एरिया अंडर कर्व हो गया ऑन किस पे, पीवी डायग्राम में, तो इसको कहेंगे क्या चीज़, इसको कहेंगे वर्क डन कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे। तो यहाँ पे तो दूसरा तो हो गया। उसके बाद तीसरा भी हो गया कि वर्क जो होता है क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम। तो ये प्रेशर हो गया, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अच्छा, वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट तो होता नहीं है, पाथ डिपेंडेंट होता है। तो वर्क तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे कट गया। दूसरा ऑप्शन तो वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट, ये सही है। वर्क क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम होता है, ये भी सही है। वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल, नहीं कंप्लीट नहीं होगा। देखिए वर्क को पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पूरा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये होता है। मतलब एक तो होगा, मतलब वर्क से तो हीट पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल होगा, बट हीट पूरा इंटरचेंजेबल वर्क में नहीं होगा। तो ये इसलिए इस कारण से 4 नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो आपका 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया डिस्कस। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए पहला है हीट एंड वर्क आर कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, ये होगा, अभी बताएं हैं आपको, तो ये भी नहीं होगा, कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं होता है। उसके बाद हीट एंड वर्क आर नॉट कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, तो नॉट कम्प्लीटली तो नहीं होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट। क्या वर्क जो है कन्वर्टेड हो जाता है कम्प्लीटली इनटू हीट में? नहीं, हीट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू वर्क। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो सकता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि हीट एंड वर्क आर नॉट कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब सही आपको बताए थे कि मतलब कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल तो होता नहीं है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया क्योंकि कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि हीट एंड वर्क आर नॉट कम्प्लीटली इंटरचेंजेबल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही तो बात है कि कम्प्लीटली पूरा तो नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में क्या है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। आपको बताए थे कि वर्क जो है पूरा कन्वर्ट हो सकता है हीट में, बट चाहिएगा कि हीट को हम पूरा कन्वर्ट कर दें वर्क में, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और ये पहला और चौथा जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टर्निंग ऑफ जॉब, कहता है इफ़ फॉर ए टर्निंग ऑफ जॉब द लेंथ ऑफ वर्क इज 200 mm एंड टेपर इज 1/50, देन सेट ओवर रिक्वायर्ड फॉर द टेल स्टॉक टू अचीव द टेपर इज। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आप जानते होंगे, क्या हो जाएगा, टेपर का फार्मूला क्या होगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल होता है। क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल। और सेट ओवर देने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेट ओवर देने के लिए क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा एल बटे 2 इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एल डैश का मान दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, एल का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए एल का मान कितना दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश देख लेते हैं। कह रहा है टर्निंग जॉब द लेंथ ऑफ वर्क इज 200 mm। लेंथ ऑफ वर्क कितना दिया हुआ है, यानी एल का मान दिया हुआ है, तो पहले 200 लिख लीजिए कि 200 mm है। उसके बाद टेपर कैसे निकालते हैं, टेपर यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 1/50 का रेशियो में है। मतलब टेपर क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। मान लीजिए कोई जॉब होगा इस तरह से, कैसे होगा जॉब, इस तरह से, तो ये हो गया स्मॉल डी और ये हो गया क्या, कैपिटल डी, और ये हो गया स्मॉल डी आपका। यहाँ पे होता है टेपर वही कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सेट ओवर का फार्मूला क्या होता है, सेट ओवर का फार्मूला बताइए जल्दी से। सेट ओवर का फार्मूला हो जाएगा एल डैश आई इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे क्या हो जाएगा एल होगा। एल डैश यहाँ पे कौन लेंगे, एल डैश क्या लेंगे यहाँ पे, L/2। एल डैश क्या लेंगे, L/2। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एल जो लेंगे L'/2। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एल का मान कितना है, एल का मान 200 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/2 इंटू में कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो यहाँ पे कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल था, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू इसका मान कितना दिया हुआ है 1/50। तो 1/50 रख दीजिए, 50 की 200, यानी कितना हो जाएगा लगभग, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 100 है तो 50 दूने 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 mm। मतलब कि इसमें टेपर कितना देना पड़ेगा, टेल स्टॉक सेट ओवर टू अचीव द टेपर कितना अचीव करना पड़ेगा हमको, 2 mm करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। तो पहले देखिए कुछ नहीं करना है, टेपर का फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे एल होता है, जिसका मान दिया हुआ है 1/50। अब सेट ओवर में क्या हो जाएगा फार्मूला, सेट ओवर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि L/2 क्या हो जाएगा, L/2 इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इंटू एल। यहाँ से एल काट भी सकते हैं, बट यहाँ पे रहने दीजिए। तो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है, कितना 1/50, और यहाँ पे एल का मान दिया हुआ है कितना 200। तो 200 बटे कितना 2 और इंटू 1/50, तो यहाँ हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 mm हो जाएगा आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन
7 नंबर में कह रहा है दी ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा। थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट जानते होंगे, फोरियर सीरीज का, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो जानते होंगे क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है माइनस के ए इंटू डी टी बटे क्या हो जाएगा डी एक्स होता है, क्या होता है डी टी बटे डी एक्स माइनस के ए इंटू डी टी बटे डी एक्स। तो देखिए तो यहाँ पे जो है हमको किसका मान यूनिट निकालना है, के का यूनिट निकालना है, के का निकालना है। तो यहाँ पे के ले लीजिए और इधर इसको क्यू इंटू डी एक्स कर दीजिए, अब बटे भाग दे दीजिए ए इंटू डी टी से। तो यहाँ पे आ जाइएगा उसका यूनिट कितना आ जाएगा, आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, के का यूनिट आ जाएगा आपको वाट बटे मीटर इंटू केल्विन। देखिए ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस कारण से पूरा सबको आता ही है। तो वाट बटे क्या हो जाएगा मीटर इंटू केल्विन, समझ गए यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में, तो देखिए वाट इंटू मीटर इंटू केल्विन के पावर कितना हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर हो गया। अब उसका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन द सिमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, मतलब 2 कॉइन को उछाला गया है, ठीक है। कह रहा है कि 2 कॉइन को सिमिल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक तुरंत जो है उछाला गया 2 कॉइन को। उसके बाद कह रहा है दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है, बट कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो इसका कैसे बनेगा जल्दी बताइए। तो पहले देखिए एक सिक्का होता है, एक सिक्का में क्या होता है, एक या तो टेल होगा या तो हेड होगा, यही 2 चीज़ हो सकता है, या तो टेल होगा या तो हेड होगा। तो 2 सिक्का है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस का बात करें, नंबर ऑफ कितना, एक होता है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो गया क्या, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपका। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना है 4 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा टोटल 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, ये सब कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ क्या होता है सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो देखिए नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक सिक्का 2 सिक्का है, या तो उसका टेल होगा या तो हेड आ सकता है, तो इंटू कर दीजिए कौन सी, फिर टेल या तो हेड से आप गुना कीजिए, इसको टी से गुना कीजिएगा तो टेल आ सकता है पहला, दूसरा आ सकता है टेल और हेड आ सकता है, सॉरी मिट गया। देखिए टेल आ सकता है, उसके बाद क्या आ सकता है टेल हेड आ सकता है, उसके बाद देखिए हेड टेल आ सकता है, उसके बाद क्या आ सकता है हेड आ सकता है। तो देखिए मिनिमम हेड कितना है उसमें, मिनिमम हेड कितना है, उसके बाद टेल आ जाएगा जो कि चौथा होगा। तो यहाँ पे देखिए टेल हेड हो गया, उसके बाद ये होगा टेल होगा, उसके बाद हेड टेल हो जाएगा, उसके बाद टेल हेड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कम से कम बोला है कि क्या होना चाहिए 1 हेड होना चाहिए, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड आने की प्रायिकता हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। नंबर ऑफ इवेंट कितना आया यहाँ पे 3, बटे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये को और नोट का पॉइंट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान जो होता है कितना होता है, 0 से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। आप देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए वीडियो लंबा थोड़ा जाएगा तो आप टेंशन नहीं लेना है, पूरा जो कि डिटेल्स में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा ही। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, कर दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री फॉर ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड 15 मीटर फ्रॉम द बेस इज 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ ट्री इज कितना होगा, मतलब लेंथ ऑफ ट्री कितना होगा ये बताना है आपको। इस देखिए ये क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि 10th का बहुत छोटा एकदम इजी पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड पूछता है। देख लीजिए यहाँ पे कितना है, ये ट्री बोल रहा है कि है, ये क्या है ट्री है, इससे बेस से 15 मीटर की दूरी पे, कितना 15 मीटर की दूरी पे यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम द बेस इज 45 डिग्री है,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है, ये 45 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है एच का मान निकालने के लिए, यहाँ से 10/45 का मान लगा दीजिए। 10/45 क्या होता है, H/45 हो जाएगा, H/15 हो जाएगा। तो 10/45 कितना होता है 1, तो एच का मान हो जाएगा 45 मीटर। तो ये हो जाएगा 45 मीटर आंसर। कितना है ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी था। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, दी पेरीमीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज 24 मीटर है, इट्स हाइपोटेनस इज 10 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना दीजिए। कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, पेरीमीटर दिया हुआ है, इट्स कह रहा है हाइपोटेनस इज 10 है। पहले देखिए 10 है। अगर इसका निकालना चाहते हैं लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए आधार दे ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया। तो आधार ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए 10 दे दिया है, क्या दे दिया है, यहाँ पे 10 दे दिया है। उसके बाद मान लीजिए किसको, क्या चीज़, मान लीजिए इसको देखिए। तो यहाँ पे जो है परिमाप दिया हुआ है कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस इसका मान कुछ होगा, यानी मान लीजिए हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो 10 प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो ए बी प्लस BC क्या हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 24। तो 24 उधर घट जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस BC का बराबर आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 आ गया। अब देखिए इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर 10 है यहाँ पे तो ये और 10 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों का योग स्क्वायर का योग होता है। तो यानी 8 और 6 का जो है यहाँ पे पेयर बनेगा। अगर बनेगा तो हो सकता है ये 8 होगा या तो ये 6 होगा, ये 8 होगा तो ये 6 होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 6 14, यहाँ भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीधा हम 8 और 6 ले लेते हैं। अगर इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसको x मान लीजिए, और इसका कितना हो जाएगा, अगर इसको x मानिएगा तो इसको हो जाएगा 14 - x, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो उसमें उतना लंबा नहीं जाना है, बस डायरेक्ट हमको यहाँ पे शॉर्ट समझना है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी AB गुने क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। तो 1/2 कितना 8 गुने 6, यहाँ पे 4 दूने 8, 6 6 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 10√3 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप जानते होंगे कि क्यूब होता है, क्यूब का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। देखिए ये सब तो छोटा मोटा चीज़ तो आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, क्यूब जो का डायगोनल होता है कितना √3 गुने √3 गुने कितना होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 गुने भुजा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डायगोनल 10√3, तो √3 खत्म हो जाएगा। तो डायगोनल भुजा बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब, तो 1 का क्यूब, तो यानी 10 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, क्या है बाइंड फोर्स ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी पासेज थ्रू। बाइंड फोर्स जो है क्या है यहाँ पे, बाइंड फोर्स ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, कोई फ्लोटिंग बॉडी है उसमें बाइंड फोर्स जो है पासेज करता है, किसके पास करता है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका, बाइंड फोर्स किससे पास करता है। तो यहाँ पे पहला देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन सब ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे CG ऑफ द बॉडी से पास करेगा। बी नंबर ऑप्शन बोला है सेंटर ऑफ द डिस्प्लेसेड वॉल्यूम से। उसके बाद C नंबर फिर ऑप्शन का रहा है मिड पॉइंट ज्वाइनिंग CG एंड मेटा सेंटर। उसके बाद नन ऑफ दीज। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाइंड फोर्स किससे पास करेगा, फ्लोटिंग बॉडी में। जैसे कि यहाँ पे कोई देखिए कंटेनर रखा हुआ है और इसमें क्या है, कोई बॉडी यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो इसका जो अति होगा कौन सी, जो बॉडी जैसे जितना डूबेगा, यहाँ पे जितना अति अंदर जाएगा डिप जाएगा, उससे जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगा उसके सेंट्रॉइड से होकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेसेड वॉल्यूम। समझ में आ गया यहाँ तक। सेंटर ऑफ बायन्सी समझिए क्या होता है, सेंटर ऑफ बायन्सी जो है ऊपर की ओर अपवर्ड जो है फोर्स लगता है बॉडी पे, किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है, जो कि इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो ये बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसेड वॉल्यूम है उसके इक्वल होता है। और इसका जो सेंटर हो जाएगा किस से पास करेगा, तो डिस्प्लेसेड वॉल्यूम के सेंटर से पास करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब 13 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। द बोल्ट ऑफ रिजिड फ्लैट कपलिंग कनेक्टिंग टू सॉफ्ट जो है ट्रांसमिटिंग पावर आर सब्जेक्टेड टू, मतलब इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि आप जानते होंगे रिजिड फ्लैट कपलिंग पढ़े होंगे, सेमेस्टर में पढ़े होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे, 5th या 6th सेमेस्टर में।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, रिजिड फ्लैंज कपलिंग यहाँ पे दो शाफ्ट को जोड़ने का काम आता है। दो शाफ्ट को क्या करता है, यहाँ पे इस तरह से हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, दो शाफ्ट को यहाँ से जोड़ा जाता है, यहाँ पे बोल्ट लगा रहता है इस तरह से, और इधर एक शाफ्ट रहता है, दो शाफ्ट को जोड़ने का काम होता है। तो यही बोल रहा है कि इस बोल्ट पे जो लगेगा फोर्स, किस तरह का फोर्स लगेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शेयर फोर्स लगेगा और बेंडिंग मोमेंट लगेगा, तो जो कि पूरी गलत होगा, शेयर फोर्स ही लगेगा, बेंडिंग मोमेंट कहाँ से आएगा उसमें। उसके बाद प्योर का रहा है शेयर लगेगा, एक्सेल टेंशन ओनली लगेगा, नो लोड लगेगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा, प्योर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस लगेगा। कैसे कि देखिए ई जो है रोटेट करना चाहेगा तो कोई इसको रेजिस्टेंस करेगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, बोल्ट इस तरह से है, तो यहाँ पे बोल्ट को जो है इस तरह का फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पे जो है इसको क्या होगा, शेयर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एज, एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं किसके रूप में, एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एज, ऑप्शन दिया हुआ है आपको। पहला ऑप्शन है क्या थी, पहला ऑप्शन है गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा ऑप्शन है कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद है तीसरा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन कि गेज प्रेशर बटे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर गुने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही काट देना है, इसको तो होगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं अब उसके किस पे, ए और बी पे। ए और बी पे आप जानते होंगे इसको, चलिए और तो आपको बेसिक से समझ आते हैं। ये हो गया, दो पॉइंट ले लीजिए पहले, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जिसको कहते हैं बेस लाइन एकदम जीरो लाइन। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे जीरो होगा बिल्कुल। यहाँ पे पी एटीएम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, उसका नापना है प्रेशर कितना होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर नाप रहे हैं जीरो लाइन के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर ये पॉइंट है तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको नाप रहे हैं, तो यहाँ से भी जो भी पॉइंट का नापिएगा तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर अगर बी पॉइंट है तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट बी हो जाएगा। इसी तरह से तो यहाँ पे वही कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ का मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का दूरी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस में, और देखिए एक्स्ट्रा इतना और है तो क्या हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस क्या हो जाएगा, पी गेज प्रेशर, जो कि पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। तो यानी आपको फाइनली क्या हो जाएगा, पी एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पे निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस में हो जाएगा आपका कौन सा, गेज प्रेशर, पी गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, तो यही हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर कौन होने वाला है, तो यहाँ पे लिखा है गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ गए। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे है कितना, H7G6 फीट प्रोवाइडेड ऑन द असेंबली। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है कैपिटल H7 हो गया, G6 हो गया, फीट प्रोवाइडेड ऑन द असेंबली। पहला ऑप्शन है क्या होगा, ये इंटरफेरेंस फीट होगा। दूसरा ऑप्शन है कि बी क्या हो, ट्रांसिशन फीट होगा। ये नंबर फिर सी नंबर ऑप्शन है क्लियरेंस फीट होगा। एक फिर ऑप्शन है कि नॉन स्टैंडर्ड फीट होगा। क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड फीट होगा। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल एच है, कैपिटल एच का मतलब समझिए ये क्या होगा, फंडामेंटल डेविएशन फॉर होल के लिए दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता ही आता क्वेश्चन है। देखिए H7 लिखा हुआ है और G कितना है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल एच क्या होगा, फंडामेंटल डेविएशन होगा फॉर किसके लिए, कैपिटल में लिखा हुआ है, समझना है कि होल के लिए लिखा हुआ है, किसके लिए याद कर लीजिए, होल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और स्मॉल जी है जिसका मतलब है फंडामेंटल डेविएशन फॉर किसके लिए है, शाफ्ट के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 7 जो यहाँ पर तो बता रहा है, क्या बता रहा है, आई टी ग्रेड किसके लिए, इसके सामने में कैपिटल एच लिखा हुआ है, इसका मतलब बता रहा है कि आई टी ग्रेड ऑफ किसका, होल का आई टी ग्रेड कितना है, 7 है। यहाँ पे उसी तरह से जी और 6 लिखा हुआ है, स्मॉल जी का मतलब समझ गए, फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट होगा, और 6 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है आई टी ग्रेड फॉर शाफ्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे होगा इसका तो सीधा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फीट होगा। ठीक है, इसमें तो कोई नो डाउट सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए ये जीरो लाइन है, क्या है, ये जीरो लाइन है। यहाँ पे मान लेते हैं ये होल है इस तरह से, और ये क्या है, सॉफ्ट है जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये भी जब भी होल होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो लाइन पे होगा। ये जीरो लाइन होता है, यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम हो जाएगा, यानी होल क्या होगा, बिल्कुल जीरो लाइन पे होगा, शाफ्ट जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा दूर में होगा। ये दोनों के बीच कैसा होगा, क्लियरेंस फीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लंबा वीडियो जा रहा है, जल्दी ख़त्म करना है।
तो यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रेशर हेड लॉस एक्सपीरियंसड बाय फ्लूइड फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप रिड्यूसेस विथ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो जाएगा, कह रहा है कि फ्रिक्शन हेड लॉस एक्सपीरियंसड बाय फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन हेड लॉस होता है एक्सपीरियंस करता है फ्लूइड ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप ड्यू टू रिड्यूसेस, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए आपको बताया जो क्या फार्मूला, डार्सी विस्बेस इक्वेशन, डार्सी फार्मूला जो है डार्सी विस्बेस फार्मूला क्या होता है, एच हेड लॉस जो होता है बराबर एच एल बराबर क्या होता है साफ सुथरा से लिख देता हूँ, एच एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 एफ एल वी स्क्वायर बटे क्या होता है 2 GD, क्या हो जाएगा 2 GD, 4 FL वी स्क्वायर बटे 2 GD। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एच एल हमको देखना है, और यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि सब ऑप्शन इसमें किस में दिया है और डायमीटर के टर्म में दिया हुआ है, तब यानी हेड लॉस क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, क्योंकि होता है 4 FL वी स्क्वायर बटे 2 GD, तो एल हो जाएगा ऊपर में और डी नीचे में आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमको रिड्यूस करना है हेड लॉस रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस कीजिएगा बताइए, इसमें देखिए आप कुछ नहीं, आप तो बन गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का खाली रिलेशन देख लेना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखिए, यहाँ पे पहला देखिए तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है इंक्रीज द लेंथ ऑफ पाइप, अगर पाइप ऑफ लेंथ जो है इंक्रीज कीजिएगा तो हेड लॉस तो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमको बोल रहा है कि हमको हेड लॉस कम करना है, यानी हेड लॉस हमको किसी भी हालत में कम करना है, तो क्या होगा इंक्रीज डायमीटर ऑफ पाइप, हाँ ये सही हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पाइप बढ़ाइएगा तो हेड लॉस कम हो जाएगा। आप कह रहा है दूसरा तीसरी नंबर ऑप्शन कर रहा है डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप, हाँ डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप डिक्रीज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हेड लॉस भी डिक्रीज कर जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ यू प्लॉट शेयर स्ट्रेन एंड शेयर ग्राफ फॉर ए न्यूटनियन फ्लूइड द शेप ऑफ द कर्व विल बी क्या होगा, तो बताइए शेप ऑफ द कर्व विल बी क्या होगा, बहुत ईजी है, न्यूटनियन फ्लूइड है तो बता सीधे समझ में सबको आता है कि क्या हो जाएगा टॉप बराबर टॉप बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डी यू बटे डी वाई होता है, यानी इसका कौन सा फॉर्मूला भी फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन का, वाई बराबर क्या होता है mx प्लस सी, यहाँ पे m क्या बताएगा, m जो है स्लोप होता है, m क्या बताएगा यहाँ पे विस्कोसिटी को बताएगा, ये हो जाएगा mx प्लस सी। यहाँ पे देखिए न्यूटनियन फ्लूइड में इस तरह से जाइएगा, आपको अगर डिटेल्स में पूरा अथी करना है तो यहाँ पे पूरा लिखना जो है संभव नहीं है, तो आपको शॉर्ट में जल्दी डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये शेयर स्ट्रेस हो गया, इसको क्या कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू बटे क्या हो जाएगा डी यू बटे डी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों के बीच कैसा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलिए क्लियर है तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके लिए कौन सा करेक्ट है, देख लीजिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ऑप्शन में देख लीजिए इसको। पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि वेलोसिटी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन होगा, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन होगा, उसके बाद डी नंबर ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव, क्या कर रहा है डी नंबर ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यही होता है। देखिए कैसे होता है, आप यहाँ पे पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा फार्मूला जानते होंगे, ये बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, इसको जो है आता है जब इस तरह का बनेगा, जब यहाँ से इसको लीजिएगा तो इसको बाद यहाँ पे आता है। देखिए ये बराबर क्या आ जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्सेलरेशन क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, वाई क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है उसका रोटेशनल स्पीड समझिए, ठीक है। उसके बाद ये वाई क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक्सेलरेशन देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम बाय कंडक्शन, मतलब इसको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अमाउंट, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, मतलब अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम जो है बाय कंडक्शन, यूनिट ऑफ टाइम ऑफ कंडक्शन जो पढ़े होंगे फॉरियर लॉ ऑफ कंडक्शन में क्या इसके पीछे क्वेश्चन आया था, क्यू बराबर क्या होता है माइनस के ए इंटू क्या हो जाएगा डी टी बटे क्या होता है डी एक्स होता है, माइनस के ए इंटू डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है
कि यूनिट कितना होगा, यूनिट टाइम में हीट फ्लो कितना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले देखिए, ऑप्शन में कह रहा है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी, कह रहा है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर कर रहा है इंक्रीज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन कर रहा है इंक्रीज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द बॉडी, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए क्यूब डॉट बराबर क्या होता है, माइनस के ए इंटू क्या हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ बॉडी मतलब इंक्रीज होगा एरिया ऑफ बॉडी में, जो है इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम से जो अति कंडक्शन जो है, यूनिट अति कंडक्शन जो फ्लो करेगा, मतलब हीट जो फ्लो करेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो समझ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा तो यूनिट वॉल्यूम से हीट फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि when beam is subjected to, देखिए मॉस का क्वेश्चन है, when beam is subjected to a bending moment, the strain in a layer is dash to the distance from the neutral axis। समझ गए, न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि when beam is subjected to a bending moment, the strain in a layer is dash the distance from the neutral axis से, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए एम बटे आई, नहीं तो डायरेक्ट बेंडिंग इक्वेशन ही चल जाते हैं। एम बटे आई बराबर क्या होता है, सिग्मा बी बटे वाई बराबर क्या होता है, ई बटे आर। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ पे एम बटे आई हो गया बराबर सिग्मा बी बटे वाई बराबर ई बटे आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, चलिए वो तो बेंडिंग इक्वेशन था, यहाँ पे वो फार्मूला नहीं लगेगा, वो तो बेंडिंग इक्वेशन था, वहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर कोई बीम है, ठीक है, उसमें बेंड कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरह बीम है, इसमें इस तरह से बीम कर रहे हैं, इस तरह से बेंड कर रहे हैं, तो वही कह रहा है कि अगर बेंड करेंगे तो स्ट्रेन इन ए लेयर इज डैश द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब स्ट्रेन जो आएगा कि लेयर में वो क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से क्या कितना, मतलब कैसा वेरी करेगा, इन्वर्सली इक्वल टू और क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्ट्रेन बराबर यहाँ पे वेरी करेगा कितना, इसको जो है वाई बटे आर, यानी वाई जो है क्या है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस है, इसका जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो इसको क्या हो जाएगा, स्ट्रेन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी कर रहा है, किससे वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस से। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का वीडियो यहीं रहेगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो अपडेटेड चाहते हैं, डेली वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, अगर अपडेटेड वीडियो डेली चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसरो का क्वेश्चन या फिर DRDO सब तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।